नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस समय एक ही चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंस में है, और ये है कि चाइना ने जो है जापान के फाइटर जेट्स को अपनी रडार के तहत लॉक कर लिया था। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि अगर जापान इस पर रिस्पॉन्स ना करता या जापान इसको बताता नहीं चाइना को, तो थोड़ी ही देर में चाइना जो है जापान की फाइटर जेट्स पर या जापान की मिलिट्री के ऊपर धमाधम गोले बरसाना शुरू कर देता। और बताया यहाँ तक जा रहा है, अगर ऐसा हो जाता तो पूरे एशिया में आज के टाइम में एक भयानक युद्ध छिड़ सकता था, और इसके अंतर्गत पूरा एशिया इंक्लूडिंग भारत वो भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता। हम जानते हैं कि भारत में फिलहाल एक अलग ही टेंशन चल रही है जो कि इंडिगो के लेकर है। इंडिगो ने अपनी फ़्लाइट को कैंसिल किया, हमारे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इस बात को लेकर भारत में सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दुनिया किस लेवल पर जाकर गेम खेल रही है ये आप सारी चीज़ें इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़ सकते हैं, चाइना फाइटर जेट लॉक्स रडार ऑन जापान प्लेन्स इन रो ओवर ताइवान। जापान के प्लेन को पूरी तरह से चाइना ने लॉक किया था और चाइना उसके ऊपर बम बरसाने ही वाला था। फिर चाइना को पता चला कि ये जापान का प्लेन है। फिर जापान ने चाइना के ऊपर रिस्पॉन्स करते हुए चाइना से वालों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे थे, आप हमारे ऊपर प्लेन क्यों चलाना चाह रहे थे। तब चाइना वालों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये जापान का प्लेन है, हम प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान जापान का जैसे ही फाइटर जेट हमारे रडार में आया, हमने उसको लॉक कर लिया, और लॉक करने के बाद हमें पता चला कि ये कहीं ना कहीं कोई दुश्मन का फाइटर जेट है, इसीलिए हम उसको मारने वाले थे। फिर जापान की तरफ से ये बात बताई गई कि ऐसा नहीं है। चाइना जो है अब क्लियरली ये बोल रहा है कि वो युद्ध चाहता है, और चाइना अगर युद्ध चाहता है तो फिर पूरे एशिया को इसके लिए एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना किसी भी तरह से युद्ध छेड़ता है तो आने वाले समय में ये होगा कि एशिया एक बड़ा युद्ध का मैदान बन जाएगा। और एशिया में अगर युद्ध छिड़ा तो जो एशिया की इकोनॉमी है, जो इंडिया अभी फ़िलहाल में अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, वो इकोनॉमी पूरी तबाह हो जाएगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि कई देशों में भूखमरी तक फैल जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। एक युद्ध पूरी दुनिया फ़िलहाल में झेल रही है, और वो युद्ध है रसिया और यूक्रेन का। रसिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारत के ऊपर टेरिफ्स लगे हुए हैं, रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इन सब के बाद पूरी जो दुनिया है वो तेल, गैस भंडार और खाद्यान्न का काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रही है। अगर चाइना और जापान का युद्ध हो जाता तो ईस्ट एशिया में ऐसा हो जाएगा कि आने वाले समय में एशिया की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इन सब के रिस्पॉन्स में जापान की तरफ से भी रिस्पॉन्स किया गया था। जापान ने भी जो है चाइना के प्लेन्स को फिर लॉक किया था। फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गलती इसकी थी, गलती उसकी थी, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की बातें हैं, क्योंकि युद्ध तो दोनों देश इन्वॉल्व होने की पूरी फिराक में थे, और कुछ समय अगर नहीं रोका जाता तो शायद ये युद्ध अब तक हो चुका होता। जापान ने फिलहाल पूरी दुनिया को यह बताया है कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट है, जो नेवी एयरक्राफ्ट है, उन्होंने जापान की पूरी मिलिट्री को लॉक कर लिया था, और अगर चाइना चाहता तो एक बटन से ही पूरे जापान को उड़ा सकता था, या फिर जापान की जो मिलिट्री है उसको ख़त्म कर सकता था। सबसे बड़ा टेंशन इस बात को लेकर है जापान की तरफ से, और जापान इस बात को लेकर नाराज़ भी है कि इस चीज़ के लिए अमेरिका ने अभी तक कोई कुछ क्यों नहीं कहा। क्योंकि जापान का मानना है कि जिस तरह से अमेरिका ने जापान की सिक्योरिटी का जो जिम्मा उठाया है, उसके बाद चाइना के खिलाफ अमेरिका को कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इस सारी बात पर चुप्पी साधी है, और अमेरिका का फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, जिस वजह से जापान को काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को लेकर नफरत है, वो बढ़ी है। जापान के लोगों ने अमेरिका को अपना दुश्मन बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक समय आपको पता है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके गए थे, तब अमेरिका ने कहा था कि आने वाले समय में जापान के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं रहेगी, क्योंकि जापान उस मिलिट्री के पैसे को अपने आप को डेवलप्ड करने में यूज़ करेगा, और जापान की जो सुरक्षा है वो अमेरिका करेगा। यानी कि जापान की पूरी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका ने उठाया था, लेकिन आज अमेरिका जापान की हेल्प के लिए आगे नहीं आया है, जापान की मदद के लिए चाइना को खिलाफ कुछ बोला नहीं है, क्योंकि ये क्लियर समझ में आ चुका है दुनिया वालों को कि सबको अपना अपना ही देखना है। अमेरिका भी सिर्फ अपना देखता है, और दुनिया को ये पता चल गया है कि अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज उसने अपने ही फ्रेंड का साथ छोड़ रखा है जी। तो फिर किस तरह से अमेरिका के ऊपर कोई ट्रस्ट करे।
लोग कहते हैं कि भारत को अमेरिका की तरफ झुकना चाहिए, लेकिन हम अमेरिका की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि अमेरिका वो देश नहीं है जो किसी के साथ चले। हम इंडिया वाले वो हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हम भावना है हमारे अंदर वो है, हम ये लेकर चलते हैं कि हम सबको साथ लेकर चले। लेकिन अमेरिका इकलौता ऐसा देश है, अमेरिका वो देश है जो ये चाहता है कि सिर्फ वो आगे बैठे और सब उसके पीछे रहे, सिर्फ वो तरक्की करे और सब उसके आगे आकर हाथ जोड़े और उसकी सारी बातें माने। आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा हो कि यार जो चीज़ चाइना ने आज तक भारत के खिलाफ नहीं की, जिस तरह से भारत की जो मिलिट्रीज है उनको कभी लॉक नहीं किया, वो आज जापान की मिलिट्री को क्यों लॉक करने जा रहा है? वो आज जापान को किस तरह से उस पर हमला करने जा रहा है? क्योंकि जापान की सिक्योरिटी के लिए तो हो सकता है अमेरिका आ जाए, हो सकता है अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और चाइना तो अभी अपनी बढ़ती इकोनॉमी है, वो अपने आप को युद्ध में क्यों धकेलना चाहता है? तो एक्चुअली हुआ क्या है, जापान जो है वो अमेरिका के रिस्पॉन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश है आज के टाइम में, क्योंकि अमेरिका ने इस बात को लेकर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है। और ना सिर्फ जापान, इस बात को लेकर अब जो भारत है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना आज नहीं तो कल अपने जो साम्राज्यवादी नीति है उसके तहत भारत को भी अपना कब्जा में लाने की कोशिश करेगा। और भारत के इस हिस्से को, जिसे वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है, अरुणाचल प्रदेश को, उस पर वो अपना कब्जा आज भी दिखाने में लगा हुआ है। अभी एयरपोर्ट वाली जो संघाई में घटना घटित हुई उसके बारे में आप जानते ही, मैं बताया था आपको पिछली वीडियो में क्या हुआ था वहाँ पर। उसके बाद जिस तरह से भारत को ये बात पे भी ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में अमेरिका किस तरह से चाइना को काउंटर करता है, या फिर अमेरिका चाइना को G2 का जो मेंबर है वो बताकर ये कहता है कि हम तो अब चाइना की तरफ हो गए हैं, चाइना जो भी कार्य करेगा हम उसमें चाइना का साथ देंगे। क्योंकि जापान को तो फिलहाल में यही लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने ये कहा था कि हम चाइना अमेरिका जिस तरह से G2 है, उस तरह से अब आने वाले समय में हम दोनों साथ रहेंगे। तो क्या अमेरिका चाइना की तरफ हो चुका है? जापान के लिए कुछ बोल नहीं रहा है। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ये जो सारी चीज़ें हुई है, ये हुई है ईस्ट चाइना सी में, ये साउथ चाइना सी नहीं है, ये है ईस्ट चाइना सी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें घटित हुई है। यहाँ पर चाइना का जो एयरक्राफ्ट है वो रहता है, और इधर से जापान के जो फाइटर जेट्स हैं उनको लॉक करके उनको मारने की पूरी प्लानिंग की जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि चाइना जो है वो डायरेक्टली जापान के फाइटर जेट्स को उड़ा दे या फिर जापान के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि जापान का जो फाइटर जेट्स है F-15 वो किसी तरह से कम नहीं है। जो चाइना के फाइटर जेट्स है, जो एयरक्राफ्ट से, उसने जापान के F-15 को ही लॉक किया था। और जापान का ये जो F-15 है, ये मैं कहूँगा मोस्ट पावरफुल वेपन्स में आता है ये, और मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट के अंतर्गत आता है ये जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट्स है, ये पूरी तरह से इस कैपेबल है कि ये जाकर चाइना को टक्कर दे या चाइना को नुकसान पहुंचाए। ये किसी भी तरह से मात खाने वालों में से नहीं है। अब एक सवाल आपके मन में ये भी उठा होगा कि चलो मान लीजिए ये चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट से एक फाइटर जेट्स को उड़ाया और जाकर इसने जापान के जो फाइटर जेट्स है उनको लॉक कर लिया, तो जापान को कैसे पता चला कि उनके फाइटर जेट्स लॉक हो गए? तो जापान का ये जो F-15 है ना, इसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि ये पता कर लेता है कि इसको किस तरह से लॉक किया गया है, और यहाँ तक पता कर लेता है कि इसको सिर्फ नॉर्मली लॉक किया गया है या फिर किसी मिसाइल के तहत टारगेट किया गया है हिट करने के लिए। तो इस फाइटर जेट्स के पास यानी कि F-15 के पास ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो सोचिए किस लेवल का जापान का ये फाइटर जेट्स होगा जो ये डिसाइड कर सकता है, ये पता कर सकता है कि उसको किस तरह से लॉक किया गया है, कि या टारगेट के तहत लॉक किया गया है या फिर एक नॉर्मल लॉक किया गया है। इन दोनों के बीच जो लॉकिंग हुई थी वो बहुत लंबे समय तक के लिए लॉकिंग हुई थी, लगभग बताया जाता है 30 मिनट तक एक दूसरे को इसने लॉक करके रखा था। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो चाइना है वो पूरी तरह से इसको हिट करना चाहता था, क्योंकि इतने लंबे समय तक सिर्फ नॉर्मली तरीके से लॉक नहीं किया जा सकता, इसको हिट करने के लिए लॉक किया जाता है। और ये बताया जाता है दुनिया को कि जो अमेरिका है वो हमारे मामले में अब बिल्कुल नहीं बोलेगा। चाइना दुनिया को ये दर्शा देता है कि आने वाले समय में अगर एशिया के अंदर चाइना अपना दबदबा बढ़ाता है या जापान या फिर जो साउथ कोरिया है उनके ऊपर हमला करता है, तो अमेरिका किसी तरह से हेल्प के लिए नहीं आएगा। अमेरिका अगर हेल्प के लिए आएगा तो दिक्कत अमेरिका को हो, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो फ़िलहाल में नीचे जाती जा रही है, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी इसी तरह से नीचे जाएगी तो अमेरिका में जो लंबा शटडाउन लगा था ऐसा ही शटडाउन फिर लग सकता है। इसीलिए अमेरिका कभी भी अपने यहाँ पर या अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो दुनिया में दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। हाँ, ये बात सत्य है कि अमेरिका की जो एजेंसीज है, जो मिलिट्री है, वो यहाँ पर तैनात है, पर वो उसकी तरफ से जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जब तक ट्रंप अपने तरफ से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अमेरिका की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। आप ये डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं जिसमें जापान और यूएस के बीच एक सिक्योरिटी को लेकर ट्रीटी हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जापान अपने पास कुछ भी मिलिट्रीज नहीं रखेगा
उसको अपनी जो मिलिट्री के पैसे हैं उन पैसों का वो यूज़ खुद को डेवलप्ड करने में करेगा और अपने आप को उस लेवल पर वापस लेके जाएगा जिस लेवल पर अमेरिका ने उसको नीचे रखा था या अमेरिका ने उसको नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए जापान जो है खुद को डेवलप्ड करने में लगा हुआ था, उसने अपनी मिलिट्री आज तक नहीं रखी थी। लेकिन अब फिलहाल में जापान को समझ में आ गया है कि खुद का जो डिफेंस है वो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका के भरोसे रहे तो किसी दिन आकर चाइना हमें तोड़कर चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जापान अब अपनी मिलिट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो अपना बजट है उसको खुद की मिलिट्री के लिए भी निकाल रहा है। अपने बजट में मिलिट्री को अलग से पैसे दे रहा है, यानी कि वो अपनी अब सेना तैयार कर रहा है और खुद के पास जो फाइटर जेट्स है वो बढ़ा रहा है। अब अमेरिका की जो छवि है वो ना सिर्फ जापान में बल्कि अमेरिका के और जो मित्र राष्ट्र है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, जापान तो आ ही गया, इंडिया, यहाँ तक ये सोचने लगे हैं कि आने वाले समय में अब अमेरिका के ऊपर किसी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है एंड मौके पर या फिर लास्ट मोमेंट पर अपने मित्र पे से हाथ हटा लेगा या मित्र को धोखा दे देगा। अभी रिसेंटली एक पोल कराया गया था इन देशों के बीच, जिसमें यह पता लगाया कि लोगों ने इस बात को लेकर बात की कि अमेरिका को आने वाले समय में एक तरफ से अलग थलग कर दिया जाए, मतलब अमेरिका को जो वैल्यू है वो पूरी तरह से घटा दी जाए। जिस तरह से रसिया को फिलहाल में वैल्यू नहीं दी जा रही है किसी भी देश के द्वारा, इसी तरह से अमेरिका को भी देना बंद करे। अमेरिका तब जाकर खुद को ये समझेगा कि हाँ, वो अकेला सुपर पावर कंट्री नहीं है, या वो जो चाहता है उस तरह से हर चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश करता है, और इस चीज़ से बचने के लिए आज सभी देशों ने ये पोल कराई, जिसमें से लोग 50% तक लोग ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करना नामुमकिन सा हो गया है। इसके बाद एक युद्ध ये चल रहा है, दूसरा ये अभी आपको पता है पुतिन जो है भारत आए हुए थे, भारत से जाकर उन्होंने जाते ही जो यूक्रेन है, यूक्रेन के ऊपर मिसाइल से दाग दी, एक के बाद एक 700 मिसाइल उन्होंने फायर कर दी। तो फिर लोगों ने ये पता लगाया कि यार भारत आए थे ये, भारत तो शांति वार्ता के लिए जाना जाता है, फिर भारत में आकर रसिया ने ऐसा क्या सीख लिया कि वो जो 700 मिसाइल एक साथ दाग दी, यूक्रेन में जाकर वो फिर से करने लगा। तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, लोगों को ये लगने लगा कि जो भारत को लेकर इन्होंने ये बात बताई है कि भारत के साथ इनकी कोई डील नहीं हुई है, ये सरासर फेक हो सकती है। क्योंकि हो सकता है हमें लोगों से कुछ बातें छुपाई जा रही हो, दुनिया को ये चीज़ बताई नहीं जा रही हो कि भारत के साथ रसिया की क्या डील हुई है। इस बात को लेकर खबर सामने आती है, पता चलता है, लोग कहीं ना कहीं से तलाश करते हैं, लेकिन फिर जो भारतीय मीडिया है वो इस चीज़ को छुपा लेती है और जो रशियन मीडिया है वो भी इस चीज़ को छुपा लेती है। हो सकता है कुछ ऐसी डील हुई हो जो लोगों को नहीं बताई जा रही हो, पर ये न्यूज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है कि रसिया ने फिर से 700 ड्रोन, 700 मिसाइल एक साथ, कहीं पे ड्रोन्स लिखे हैं, कहीं पे मिसाइल लिखे हैं, ये एक साथ यूक्रेन में जो है दाग दिए हैं और यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन के उस हिस्सों को ही सिर्फ छोड़ा गया है जहां पर रसिया ने अपना कब्जा किया हुआ था। मतलब एक तरफ चाइना और ताइवान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कन्फ्लिक्ट पहले से ही सब जानते हैं कि चाइना और ताइवान को लेकर क्या कन्फ्लिक्ट है। चाइना वन पॉलिसी नीति को मानता है। दूसरी बात, अब चाइना जापान के ऊपर भी ये कार्य करने में लगा हुआ है कि जापान के ऊपर भी वो कभी भी हमला कर सकता है। तीसरी बात, चाइना की तरफ से फिलीपींस को भी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन दी जा रही है। फिलीपींस के ऊपर भी उसकी नज़र है, या फिर फिलीपींस के ऊपर भी कहें कि वो अपना दबदबा जमाना चाहता है। अगली बात, चाइना भारत के ऊपर भी अरुणाचल प्रदेश में अपना हिस्सा बताने में लगा हुआ है। यानी कि चाइना हर तरफ से हर देश को काउंटर करने में लगा हुआ है, हर देश के ऊपर हमला करने की पूरी फिराक में है। दोस्तों, भारत को इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ चाइना जो है कभी भी हमला कर सकता है। 1962 की तरह हम चाइना के ऊपर विश्वास करके नहीं रह सकते कि चाइना जो है सीधा रहेगा। इसीलिए चाइना के ऊपर हमें हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।